हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको लिटरली बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया एंड आई नो कि आपने भी मुझे बहुत मिस किया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ और क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे थे कि मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकता था। बट आज मैंने लिटरली 1 बज चुका है और मैंने सोचा कि मैं अभी उठूँगा और अभी अपनी ऑडियंस के लिए एक वीडियो बनाऊँगा और पोस्ट करूँगा। और मुझे पता है कि आपको मेरी हर वीडियो पसंद आती है, आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। तो जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है शायद ही कोई दे पाता। तो आई लव यू यार, आई लव यू। तो दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी में आप हैरान भी होंगे और काफ़ी आश्चर्यचकित इसमें फैक्ट्स हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ। ये कहानी है एक बैंक रॉबरी की, और ये बैंक रॉबरी जो है ये पंजाब में और पंजाब नेशनल बैंक में हुई थी। तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस देश में किसी को भी बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी तरह से चोर भी, रॉबर्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी सिम स्वैपिंग के कितने फ्रॉड आ रहे हैं। जामताड़ा में आप देखिए कि कितने ही लोग हर रोज़ इन स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगाई है तो और बहुत चीज़ें जो हैं जो स्कैमर्स ने ढूंढ ली, तो ये चीज़ें जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उसी तरह से रॉबर जो हैं वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, यानी कि अपने बुरे कामों को करने के लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, अपने तरीक़ों को अपग्रेड करेंगे। बट दोस्तों, जो मैं आपको कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ वो है 1987 की। और 1987 जो है आई थिंक 26-27 ईयर्स होने वाले हैं। तो 26-27 साल पहले की बात है। और तब भी एक ऐसी रॉबरी हुई थी पंजाब में और पंजाब नेशनल बैंक में, ऐसी रॉबरी हुई थी जिसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। कैन यू इमेजिन? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है जो कि इस रॉबरी के मास्टरमाइंड थे। देखिए किस तरह से उन्होंने रॉबरी को अंजाम दिया और किस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ को इस तरह से प्लान किया कि किसी को पता भी नहीं चल पाया कि यहाँ पे रॉबरी हो गई है। दोस्तों, रॉबरी जो थी उसकी डेट थी 12 फरवरी 1987। तो 5 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक लुधियाना के मिलरगंज ब्रांच में एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपकी जो ब्रांच है उसके साथ एक्चुअली करेंसी चेस्ट भी अटैच थी। तो अगर आपको करेंसी चेस्ट का नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। करेंसी चेस्ट एक ऐसी प्रीमाइसिस होती है जिसमें बैंक्स जो हैं, जिस भी बैंक की करेंसी चेस्ट होती है वो वहाँ पे अपना पैसा रखती है। तो कई बार दूसरी बैंक्स भी उस करेंसी चेस्ट को यूज़ करती हैं अगर उनकी करेंसी चेस्ट नहीं है। तो करेंसी चेस्ट जो है वहाँ पे ढेरों पैसे पड़े रहते हैं। तो करेंसी चेस्ट और ब्रांच जो थी वो साथ में इंटरकनेक्टेड थे।
तो 5 फरवरी को पुलिस डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी आती है पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर को, जो उसके साथ लिंक्ड ब्रांच थी उसके ब्रांच मैनेजर को। क्योंकि तब कॉन्सेप्ट था करेंसी चेस्ट और ब्रांच जो थी वो एक ही हेड के अंडर आती थी, एक ही ब्रांच मैनेजर, और करेंसी चेस्ट का और ब्रांच का ब्रांच मैनेजर जो था वो एक ही होता था। तो उसको चिट्ठी आती है कि आपकी करेंसी चेस्ट जो है वहाँ पे कुछ रॉबर्स की निगाहें हैं और वहाँ पे वारदात की जो है इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ ही दिनों में वहाँ पे वारदात हो सकती है। यानी कि आपकी करेंसी चेस्ट जो है रिस्क प्रोन करेंसी चेस्ट है। तो पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी दिन करेंसी चेस्ट की इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है और अगर ज़रूरत हुई तो वो वहाँ से कैश उठा के किसी और ब्रांच में या और करेंसी चेस्ट में शिफ्ट भी करवा सकते हैं। तो ब्रांच मैनेजर के लिए ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि उसको लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है और उन्होंने अगर कुछ थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं तो किए होंगे, तो अगर वो आएंगे तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो 5 फरवरी निकल जाती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फरवरी का दिन आ जाता है। 12 फरवरी को सुबह 9 बजे 24 पुलिस वाले पंजाब नेशनल बैंक मिलरगंज लुधियाना की ब्रांच में पहुंचते हैं और जाते ही ब्रांच मैनेजर को उसके कैबिन में जाते हैं, उसके साथ बैठकर चाय पीते हैं और उनका जो सरगना था, उनका जो हेड था, उसका नाम था भाई दलजीत सिंह बिट्टू, जो पूरा इस नेक्सस को चला रहा था, जो इसका मास्टरमाइंड था। उसका नाम था भाई दलजीत सिंह बिट्टू। तो भाई दलजीत सिंह बिट्टू जो है वो ब्रांच मैनेजर के पास जाता है और वहाँ पे उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना आई कार्ड दिखाता है और जो डीआईजी लेवल के ड्रेसेस होती हैं, जो जिस तरह के स्टार्स होते हैं, एम्बलम लगा होता है, फीतियाँ लगी होती हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे ही उसने ड्रेस पहनी हुई थी। और आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पगड़ी होती है, जो हायर अथॉरिटी के पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी पगड़ी भी एक अलग तरह से सजाई हुई होती है। यानी कि अगर पंजाब में है तो उसकी पगड़ी में रिबन वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पे जो पंजाब सरकार का एम्बलम जो है वो लगा होता है, तो काफ़ी डेकोरेटेड ऑफिसर माना जाता है। तो जैसे ही भाई दलजीत सिंह बिट्टू वहाँ पे जाते हैं तो वो ब्रांच मैन को ग्रीट करते हैं, चाय पीते हैं और चाय पीते पीते वो डिस्कस करते हैं कि हमें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स आए हैं कि आपकी करेंसी चेस्ट जो है वो लूटने वाली है। तो लेटर में जो लिखा था वो अलग बात थी, उसको पढ़ने के बाद चलो ब्रांच मैनेजर ने उसको लाइटली लिया, बट जब फेस टू फेस उसके सामने एक पुलिस का हाईएस्ट अथॉरिटी का बंदा बैठा है और वो उनको बता रहा है कि आपकी करेंसी चेस्ट जो है वो लूटने वाली है, तो ब्रांच मैनेजर जो है उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ब्रांच मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बट ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, डरना एक स्वभाव है, हर किसी का स्वभाव है। तो वो डर जाता है और तो वो ब्रांच मैनेजर जो था वो काफ़ी डर जाता है और डर के मारे उसकी टांगें कांपने लग जाती हैं। तो वो उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि अब क्या करें। तो जो पुलिस ऑफिसर था
वो सारी प्लानिंग करके आया था और उसने ब्रांच मैनेजर को कहा कि हमें तुरंत आपकी करेंसी चेस्ट जो है वो खाली करनी पड़ेगी। तो ब्रांच मैनेजर कहता है कि अगर करेंसी चेस्ट खाली हो जाएगी तो हम आसपास की ब्रांचेस जो हैं, जो भी यहाँ की बैंक्स हैं, तो हम उनको किस तरह से कैटर करेंगे, उनको कैसे कैश पहुँचाएंगे। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पैसा जो है वो किसी और करेंसी चेस्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये सुनते ही जो ब्रांच मैनेजर था उसको थोड़ी सी रिलीफ मिलती है और वो तुरंत मान जाता है। तो वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो अपने साथ सारा इंतज़ामात करके आए थे, जैसे कि जो वीट जिसमें रखी जाती है वो बोरियां, उसको सीने के लिए जो एक सुआ होता है, कि एक सुई होती है कि लंबी सी, वो लेके आए थे, और धागे वगैरह वो सब कुछ लेके आए थे, क्योंकि उनको पता था कि करेंसी चेस्ट में सिर्फ 100 के नोट ही अवेलेबल हैं। तब के टाइम पे 100, 500 और 200 और 1000 के नोट अवेलेबल नहीं थे। तो क्या होता है कि उसके बाद जो ब्रांच मैनेजर है वो बात करता है अपने हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस में बात करने के लिए जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसके हाथ से फ़ोन लेके पटक देता है, फ़ोन पे पटक देता है, जो उसका रिसीवर होता है उसके ऊपर पटक देता है। तब ब्रांच मैनेजर को थोड़ा सा शक होता है, और जैसे ही वो उसका शक उसके मुंह से बाहर आने के लिए बाहर आने लगता है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो था वो उस चीज़ का खुलासा कर देता है। तो वो उसको बोलता है कि हम पुलिस ऑफिसर नहीं हैं, हम आपकी बैंक लूटने आए हैं। तो जैसे ही ये ब्रांच मैनेजर सुनता है तो वो पैनिक हो जाता है और घबरा जाता है, और उसको समझ नहीं लगती है कि वो क्या करे। और जैसे ही ब्रांच मैनेजर ने बाहर देखा, अपनी विंडो से बाहर देखा, तो देखा कि जितने भी कस्टमर हैं वो अंदर तो आ रहे हैं, बट जितने भी कस्टमर अंदर आ रहे हैं उन सभी को बंदी बनाया जा रहा है। वो जितने भी पुलिस ऑफिसर बन के आए थे, 24 पुलिस ऑफिसर बन के आए थे, वो उनका ग्रुप बना हुआ था। 4 पुलिस वाले जो थे वो बैंक के बाहर खड़े थे, 4 पुलिस वाले जो थे वो कस्टमर को हैंडल कर रहे थे एक साइड पे, 4 पुलिस वाले जो थे वो अलग अलग जगह पे तैनात थे, और 6 पुलिस वाले जो थे उनके साथ जो ट्रक आए थे वो अपने साथ ट्रक लेकर आए थे, और उसमें से एक ट्रक था स्वराज माजदा और दूसरा ट्रक था जिसमें हम कंसाइनमेंट वगैरह ढोते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इतना सारा पैसा एक ट्रक में नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने प्लान किया हुआ था वो 10 करोड़ का प्लान किया था, बट समहाउ वो 5.5 करोड़ तक ही लूट पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो बोरियां ख़त्म हो गई थी। तो कहानी का क्रक्स जो है वो आगे शुरू होती है। मैं बताता हूँ कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की। जो मिलरगंज ब्रांच थी पंजाब नेशनल बैंक की, उसके सामने एक फैक्ट्री थी। तो जो भाई दलजीत सिंह बिट्टू था उसने एक बंदे को, वो एक्चुअली में एक जो थे पंजाब स्टूडेंट फेडरेशन यूनियन के बंदों को साथ में लाए थे, उनका माइंड वॉश करके उन्होंने उनको अपने साथ रॉबरी में शामिल किया हुआ था। और उसमें से उन्होंने एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर बुलारा, और ये जिम्मेदारी उन्होंने प्रोफेसर बुलारा को दी गई थी। और प्रोफेसर बुलारा ने उन सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, और उसके सामने एक फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री में लगातार पिछले 15 दिनों से वो बाइनोकुलर से देख रहे थे, पूरी रेकी कर रहे थे कि कब गाड़ी आती है, कब गाड़ी जाती है, और कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें उनको 3-4 घंटे का टाइम मिल जाए और वो उस टाइम में इस रॉबरी को अंजाम दे पाएँ। तो प्रोफेसर बुलारा जो था
उसने पूरी की पूरी रेकी की। वो फैक्ट्री में जाके अपने स्टूडेंट फेडरेशन यूनियन के जितने भी स्टूडेंट थे उनको वहाँ पे लेके, और उनमें से स्टूडेंट फेडरेशन यूनियन में उन्होंने क्या किया, पूरी प्लानिंग एक लीडरशिप के साथ की। उन्होंने एक स्टूडेंट को, जो सीनियर स्टूडेंट था, उसको जनरल का रैंक दे दिया। उसको बोला कि आप आज से हमारी लिबरेशन आर्मी के जनरल हो, और उसका नाम था लाभ सिंह, और उसके बाद उसको जनरल लाभ सिंह बोलने लग गए। उसके बाद जो भी चीज़ें एक रोबरी के लिए चाहिए थी उनके पास वो हर चीज़ थी, बस जो नहीं था वो थे हथियार। जो भी हथियार वो लेके आए थे वो सारे के सारे डुप्लीकेट थे, और उनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जो भी पैसे यहाँ से लूटेंगे वो पैसे वो आर्म्स एंड अम्युनिशन खरीदने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो क्लाशनिकोव AK-47 जो थी वो काफ़ी चलन में थी, और जो भी डाकू थे, डकैत थे, और जो भी इस फ्रंट को लीड कर रहे थे, उनको ये लगता था कि AK-47 हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने ये वाला डाका डाला। और उसके बाद भाई दलजीत सिंह बिट्टू जो थे, उनके चार बंदे ऐसे थे जो उसके हमेशा साथ में रहते थे। करेंसी चेस्ट में भी उसके साथ गए, जिनका नाम था गुरशरण सिंह गामा, और हरजिंदर सिंह सुखा, और हरदेव सिंह। इन चारों को वो हमेशा साथ में रखता था, क्योंकि ये उसके ट्रस्ट वर्दी लीडर थे। तो उन चारों को लेकर वो करेंसी चेस्ट में जाता है, करेंसी चेस्ट में नोट भरना शुरू करता है। इवन कि वो ब्रांच के स्टाफ को साथ मिलाता है। ब्रांच के स्टाफ को गन पॉइंट पे वो करेंसी चेस्ट में लेके जाता है, और उनको बोलता है कि आप जितना भी पैसा है आप इस बोरों में भरिए। तो ब्रांच का स्टाफ घबराया हुआ था, उन्होंने एक एक करके जितने भी बोरे थे वो उनके साथ में भरवाए, और सारा का सारा जो पैसा था 5.5 करोड़ गाइस, 1987 में 5.5 करोड़, आज की डेट में अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो ये 5.5 करोड़ 70-80 करोड़ तक बन गया होगा। तो 70-80 करोड़ आज तक किसी भी बैंक में रॉबरी नहीं हुई है। तो ये एक सबसे बड़ी रॉबरी थी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड आई वुड रादर से कि इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो एक चीज़ और जो मज़े की बात है, उन्होंने एक चाय का ठेला लगाया हुआ था ब्रांच के बाहर, और उस ठेले वाले का काम था कि ब्रांच में जाना है और ब्रांच में चाय देनी है, और चाय देते वक्त देखना है कि कौन कहाँ पे बैठा है, कौन सा लिंक जो है वीकेस्ट लिंक है, कौन सा बंदा ऐसा है जिसको टारगेट करने पर वो जल्दी से मान जाएगा, आसानी से मान जाएगा, और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो सारा का सारा पैसा जो है वो धीरे धीरे करके वो स्वराज माजदा में डालने लगे। तो वो स्वराज माजदा और वो जो ट्रक था वो दोनों उन्होंने बोरियों से भरे, और वो वहाँ से रवाना हो गए। और उन्होंने क्या किया, चार बंदे ब्रांच में ही रहने दिए, ताकि पुलिस को इन्फॉर्म ना किया जाए, क्योंकि अगर पुलिस को उसी वक्त वो इन्फॉर्म कर देते, इत्तला कर देते, तो पुलिस तभी पहुंच जाती और उसके बाद उनका भांडा फूट जाता। तो इसीलिए वो चार बंदे ब्रांच में रहे। टेलीफोन की वायर्स काट दी थी, लैंडलाइन थे, मोबाइल किसी के पास होता नहीं था। तो इसीलिए उन चारों ने मेक श्योर किया कि जब तक हमारे ये ट्रक हैं वो हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, और गन पॉइंट पे सभी स्टाफ को हम वहीं पे बिठा के रखेंगे, ताकि कोई भी पुलिस को फ़ोन ना कर पाए। तो ये था बैंक के अंदर का मंज़र। और जैसे ही उनको कंफर्मेशन मिलती है कि हमारे ट्रक जो हैं वो मेन रोड पर पहुंच गए हैं,
और उन्होंने एक सेलर, जो राइस का सेलर होता है, वहाँ पे अपने ट्रक जो है वो पार्क कर दिए। तभी जो वो सारे बंदे थे वो ब्रांच से निकल गए और जैसे तैसे करके जो ब्रांच मैनेजर था उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फ़ोन किया और उनको बोला कि हमारी करेंसी चेस्ट में डकैती हो गई है। तो पुलिस जो है वो तुरंत एक्शन में आती है, वो ब्रांच में आती है, वो देखती है कि सब कुछ इतना इजी वे में हुआ था, कहीं पे भी लॉक ब्रेक की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, कहीं पे भी ताला तोड़ा नहीं गया था और किसी भी कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। मोरओवर स्टाफ तक को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ के विटनेस थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अदालत में मुकदमा गया। इससे पहले की बात बताता हूँ, अदालत की बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद क्या होता है कि वो राइस के सेलर में जाते हैं और राइस के सेलर में जाने के बाद वो सभी अपना अपना हिस्सा जो है वो कलेक्ट करते हैं और कुछ बंदे जो हैं वो अपना हिस्सा नहीं लेते हैं। वो बंदे जो थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो जो प्रोफेसर बुलारा था, जनरल लाभ सिंह था, भाई दलजीत सिंह बिट्टू था, गुरशरण सिंह गामा था, हरजिंदर सिंह सुक्खा था, हरदेव सिंह था। क्योंकि इनका मिशन था आर्म्स एंड अम्युनिशन खरीदना। तो आर्म्स एंड अम्युनिशन खरीदने के लिए इनका एक कलेक्टिवली पर्पस था, इसीलिए इन्होंने अपने हिस्से को नहीं बांटा और उसको आर्म्स एंड अम्युनिशन लेने के लिए वहीं पे रख दिया, जब ज़रूरत होगी वहाँ से उठा लेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने करेंसी चेस्ट से पैसे उठाए तब इन्होंने एक भी नया नोट जो था वो वहाँ से नहीं लिया। पुराने नोट जो थे वो वही पुराने नोट उन्होंने उठाए और पुराने नोटों को उन्होंने यूज़ किया। तो इनको एक एक चीज़ मालूम थी कि कैसे बैंक का करेंसी चेस्ट वर्क करता है, कैसे बैंक का फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है, कितने स्टाफ हैं, कितने कस्टमर आते हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं। और उस ब्रांच में और करेंसी चेस्ट में कुल मिला के 15 सिक्योरिटी गार्ड थे। तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस ऑफिसर्स को देखा तो ऑब्वियस है कि वो अपने हथियार नहीं उठाते, यानी कि उनको लगता था कि ये काफ़ी ऊपर के लेवल के बंदे हैं, जैसे डीआईजी लेवल के बंदे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनका पहरावा, उनकी ड्रेस, उनके फीतियाँ वगैरह, जो भी उनके लगे हुए थे स्टार्स वगैरह। तो उनका एक गार्ड्स का रूम होता है। तो गार्ड्स के रूम में उन्होंने अपने कुछ बंदे जो थे गार्ड्स के रूम में भेजे और गार्ड्स के रूम में जब वो जाते हैं तो उनका सारा का सारा जो असला था, सबसे पहले क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपना असला चेक करवाइए। तो फॉर्चुनेटली क्या होता है कि उनमें से एक बंदे का ट्रिगर जो था, गन का ट्रिगर, वो था ही नहीं। तो इनको और मौका मिल गया। इन्होंने उसको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डांटा, जैसे कि कोई पुलिस डांटती है, असली पुलिस डांटती है कि ये क्या है, ये आपकी बंदूक में ट्रिगर ही नहीं है, कोई आ जाए तो कैसे गोली चलाओगे। तो वो तो घबरा जाता है और उसके साथ साथ बाकी भी घबरा जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सभी अपना असला, जो जितनी भी बंदूक है, जितने भी आपके पास गन्स हैं, इसको आप डिपॉजिट करवाइए, हम इनकी इंस्पेक्शन करने के लिए भेजेंगे, ऐसे चलाएंगे आप करेंसी चेस्ट, ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो वो खुशी खुशी अपने हथियार जो हैं वो उनको दे देते हैं। तो जैसे ही हथियार देते हैं तो वो उनके सारे के सारे हथियार जो हैं वो अपनी गाड़ी में रख देते हैं। फिर वो अंदर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तब तक गार्ड्स को भी पता चल चुका था कि ये कुछ फिशी लग रहा है, ये कोई असली पुलिस वाले नहीं हैं। तो गार्ड्स कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि गार्ड्स का असला उनके पास था ही नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि नए नोट भी नहीं लेते हैं, गार्ड्स का असला भी ले लिया,
जो जितने पैसे थे करेंसी चेस्ट में 10 करोड़ और था, यानी कि 15.5 करोड़ जो था करेंसी चेस्ट में पड़ा हुआ था। तो वो 5.5 करोड़ जो थे वो उन्होंने लूटे, ट्रक्स में डाले, वो एक सेलर में ले गए, अपना अपना हिस्सा बांटा, और जिन्होंने नहीं बांटा उन्होंने कलेक्टिवली अपने पास रख लिया हथियार खरीदने के लिए। क्योंकि तब खालिस्तानी मूवमेंट जो थी वो चल रही थी, 1987 का इरा था, और उसके बाद जैसे ही उनको ज़रूरत लगी कि हमारे पास एडवांस्ड वेपन चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये वाला डाका डाला। और ये डाका जो था ये इंडिया में सबसे बड़ा डाका माना जाता था, और आज तक भी आई थिंक कोई भी इतनी बड़ी रॉबरी नहीं हुई होगी इंडिया में, और ना ही वर्ल्ड में इतनी बड़ी रॉबरी हुई होगी। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इस रॉबरी को अंजाम दिया, ये मैं क्या ही कहूँ, ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि काबिल तारीफ़ था, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया था। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही मतलब उसको जंग लग चुका है। वो एक लकीर के फ़कीर हो चुके हैं कि कोई भी आए अपना नकली आईडी कार्ड दिखाए और उनको बोले कि हम पुलिस से हैं, और आप अपना जो है करेंसी चेस्ट जो है बैंक है उसको चेक करवाइए। तो ये चीज़ें जो हैं आई थिंक आज भी अगर किसी बैंक में ऐसा हो जाए, किसी रूरल ब्रांच में ऐसा हो जाए, तो पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि बैग जो बंदे ले गए, जो बंदों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, उनमें से 2 बंदे जो थे वो पकड़े जाते हैं। क्योंकि सारे शहर में नाकाबंदी हो चुकी थी, लुधियाना से बाहर जाने का और अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था, वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होने लग गई। तो जो बंदों को पेशेंस नहीं था, अपने बैग्स वगैरह लेके चले गए, तो रास्ते में सोचते गए कि हम ये करेंगे, इस पैसों का हम वो करेंगे, ठीक है। तो उनके सपने धरे के धरे रह गए, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया। तो जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो उनसे पूछा कि आप अपने मास्टरमाइंड का नाम बताइए। तो उनमें से किसी ने भी अपने मास्टरमाइंड का नाम तो नहीं बताया, बट जो उनके साथी थे, उनके लेवल के साथी थे, उन्होंने उन सभी 10 बंदों के नाम बताए और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। और बाकी के जो 5 बंदे थे उन बंदों के नाम जो थे वो उन्होंने नहीं बताए। पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया, पुलिस ने उनको काफ़ी देर रिमांड पे रखा, बट उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यही 10 बंदे थे, हम यही गए थे। तो उन्होंने एक तरह से अपने लीडर के साथ लॉयल्टी दिखाई। तो ये केस जो था काफ़ी देर तक चलता रहा। 2000 सबसे पहले तो उसी वक्त इसकी जो थी मुकदमा दायर हो गया था। उसके बाद इसको बताया गया अगली तारीख में फ़ैसला होगा, अगली तारीख में भी नहीं हुआ। देखते देखते 5, 10, 15 साल बीत गए और 20 साल बीत गए, और रिसेंटली 2017 में इसका मुकदमा आया था। तो पुलिस ने हमारे जुडिशरी सिस्टम का देखिए कि क्या हाल है। उन 10 बंदों में से 8 बंदों को बरी कर दिया। 8 बंदों को बरी कर दिया इन लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि जो पैसे मिले थे वो पैसे 2 बंदों के पास ही मिले थे। तो उन दोनों बंदों को 10-10 साल की सज़ा दी। अभी और आयरनी देखिए कि 1987 में ये हुआ, ये रॉबरी हुई। 1987 से 2017 तक ये बंदे जेल में रहे और उसके बाद उनको 10 साल की सज़ा दी। तो उन्होंने हाई कोर्ट पे पिटीशन दायर की कि हम 1987 से 2017 तक, यानी कि लगभग 30 साल हमने बिता दिए हैं। तो हमारी जो ये 10 साल की सज़ा है ये इसको माफ़ किया जाए और
हमें जो है वो बरी किया जाए। तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ये अपना फ़ैसला जो है वो नहीं बदलती है, बट जब सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देती है। उनको बोलते हैं कि ये इन्होंने बहुत सज़ा काट ली है, तो ये 10 साल जो हैं इनको अभी जेल काटने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको बरी किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी लगभग जैसे 60-70 करोड़ की रोबड़ी, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं आज के बारे में बात कर रहा हूँ और आज के हिसाब से मैं देखूँ तो ये ही पैमाना बनता है इसको कैलकुलेट करने का। तो 60-70 करोड़ की रोबरी हुई, उसमें से किसी को सज़ा नहीं हुई, और वो 5 बंदे जो थे, जिसका मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर बुलारा था, जनरल लाभ सिंह था, भाई दलजीत सिंह बिट्टू था, गुरशरण सिंह गामा था, हरजिंदर सिंह सुक्खा, हरदेव सिंह, तो इन लोगों का आज तक भी पता नहीं चल सका है कि ये कहाँ पे हैं, ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं, या इन्होंने किसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया है या नहीं दिया है, इसका कुछ भी पता नहीं चल सका है। तो दोस्तों, ये हमारे जुडिशल सिस्टम की कमी कह लो, या हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की कमी कह लो, या हमारी एजुकेशन की कमी कह लो, कि अगर कोई भी ब्रांच मैनेजर बैंक में अपॉइंट होता है तो कम से कम उसको अपनी खुद की कॉमन सेंस रहती है कि कौन सा बंदा जो है किस पर्पस के हिसाब से हमारे पास आया है, या क्या हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। क्योंकि देखा जाए तो कहा जाता है कि सरकारी बंदे जो हैं इनका टेस्ट लिया जाता है इनकी रिक्रूटमेंट से पहले। तो अगर ऐसी सिचुएशन फेस नहीं कर सकते हैं तो, या उसको सस्पिशियसली नहीं देख सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस टेस्ट का कोई फ़ायदा है, या इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कोई फ़ायदा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे हैं, जो कि इन पढ़े लिखे बंदों से या इन टेस्ट दे के जो अपॉइंट होते हैं उन बंदों से भी मतलब इंटेलिजेंट हैं। तो आई डोंट थिंक कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अप टू द मार्क है, हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हैं वो अप टू द मार्क हैं। तो ये चीज़ें आई डोंट थिंक कि होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बैंक रॉबरी जो कि पंजाब नेशनल बैंक मिलरगंज लुधियाना में हुई थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊंगा, क्योंकि मैं फ़्लो में बह जाता हूं, और जब तक मैं आपको पूरी की पूरी कहानी, पूरे के पूरे फैक्ट्स नहीं बता पाता हूं, तब तक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहता हूं कि मुझे तसल्ली नहीं होती है। तो आज हमारा वही सिलसिला जो है, आज अंकित की मेल आई थी, उसका जन्मदिन है। तो अंकित, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और सुनील जो है, सुनील की मेल आई थी कि उसके मदर का जन्मदिन है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सुनील, आपकी मॉम जो है वो लंबी उम्र हो। और संदीप की मेल आई है, तो उन्होंने कहा है कि उनकी एनिवर्सरी थी कल, तो उन्होंने कल मेल की थी, तो कल मैं अवेलेबल नहीं था। तो संदीप, बिलेटेड एनिवर्सरी टू यू, आप जियो हज़ारों साल और आपकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। और एक प्रियंका है, प्रियंका के बेटे का बर्थडे है, वो 2 साल का हो गया है। तो प्रियंका, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर सन एंड मे गॉड ब्लेस हिम। तो गाइज, इसी नोट पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड गुड नाइट, शब्बा खैर, आई लव यू, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।